शादी पसंद से की थी आपने या अरेंज थी या लव मैरिज? पसंद करके अरेंज करा ली। तो बोल रहे थे अरे डॉक्टर साहब का क्या एक हाथ में सिगरेट रहती है और वो सब बोल रहे मेरे वालिद सुन रहे। अरे बाप रे। हमने ये भी सुना है कि जिस दिन निकाह हुआ तो उसके तुरंत बाद आप हॉस्पिटल जाके एक राउंड भी मार के आए थे, वहाँ दो लोगों ने शर्त लगाई। बिल्कुल मैं और निकाह खानी से जब हॉस्पिटल राउंड लेने के लिए गया ना, दो लोग बोल रहे तो मैं बोला था नाइजन बोले। मैं सियासत को एकदम से रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी जिंदगी के शोबे में जाओ तो वो पोजीशन में रहो कि लोग तुम्हारा प्रोटेक्शन करें कि यार ये मरा तो सब मर जाएंगे। हम लोगों को रहम आता था कि यार शाहरुख जाने दे, वो बोलता था नहीं शूटिंग चलो, शो मस्ट गो ऑन। तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, गाते हो ना जोर से, तो मेरा भी दिल होता है और मैं गाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना हॉस्पिटल पूरा जो है कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया कि मस्जिद खैफ में एक कोई फ्रांस का बंदा था गालिबन, वो सिर्फ रो रहा था। मैं उसको पूछ रहा हूँ व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वाज हैपन, कुछ कोई जवाब नहीं देने को तैयार है। वो बंदा बस रोते रहता था। यकीनन पैसा कमाना चाहिए और बहुत कमाना चाहिए, जितना मुमकिन हो कमाना चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से कमाना चाहिए। मरीजा बोलती है अरे ऑपरेशन चालू, अल्लाह का नाम ले। मेरे को बोलती है बोला तोरा ऑपरेशन है तय ले मैं खा लूं। बोले यार डॉक्टर साहब सांस नहीं जा रही है, कुछ करो। मुझे मालूम था क्या हुआ है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बोला क्या ऐसा लग रहा है सांस रुक जाएगी? बोले हाँ ना। बोला कलमा पढ़ लो बोला मारते नहीं थे मेरे वालिदैन, जो है मारते नहीं थे, लेकिन बातों से समझाते थे और अच्छी बातें बोलते थे। जो भी चीज़ें, मेरी मम्मी और पापा दोनों जो हैं बहुत यानी कि उसूल वाले थे। यानी झूठ कभी नहीं बोलना, यानी जो हुआ है बोल देना है, झूठ नहीं बोलना। तो ऐसा हमारे यानी कि घुट्टी में है वो कि यानी झूठ नहीं बोलना। यानी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैडम ने पूछा कि फरहानी तुम मेरे लेक्चर में क्यों नहीं आते हो, सच सच बताओ। तो मैंने कहा तुम्हारे लेक्चर में नींद आती है। तो वो बोले क्या, यानी उसको कभी यानी सोची नहीं थी कि वो बोलेगा मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, दादी मर गई है, वो कुछ बोले मैं बोला तुम्हारे लेक्चर में नींद आती है। तो वो हैरान थी कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलते, तुमने बोला ना मैडम सच बोलो, तो सच तो ये है कि तुम्हारे लेक्चर में नींद आती है। तो वो सच बोलने की आदत ऐसी पड़ी है कि आज भी अगर मैं घर से कदम बाहर नहीं निकाला हूँ और किसी का फ़ोन आ जाए और निकल रहा हूँ लेकिन निकाला नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि घर से निकल गया। मैं बोलूँगा पहले निकालूंगा कदम, फिर बोलूँगा कि निकला। अच्छा हाँ, यानी वो जहन में बचपन की जो है चीज़ें ऐसी नक्श हो गई है। जी। और उसके अंदर जो है हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन लोगों ने हमारी तरबियत बहुत यानी कि अखलाकी तरबियत बड़ी अच्छी। ये डिग्री वगैरह जो मिली सर MBBS की, तो ये उनकी हयाती में मिली थी आपको? हाँ MBBS उन्होंने मतलब हाँ मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा का तो मैं सेकेंड MBBS में था तो इंतकाल हो गया था। अच्छा। वालिद साहब ने देखा, वालिद साहब ने देखा, मुझे सर्जन बनते देखा। और यहाँ पर यानी कि मेरी प्रैक्टिस जब शुरू हो गई तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जब नाम भी हो गया था तो वो भी देखा। एक दफ़े रिक्शे में जा रहे थे तो रिक्शा वाला, उनको नहीं मालूम कि मेरे वालिद कौन है। अच्छा है ना। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो बोल रहे थे अरे डॉक्टर साहब का क्या एक हाथ में सिगरेट रहती है और वो सब बोल रहे मेरे वालिद सुन रहे। अरे बाप रे। बोले यार वो ऑपरेशन करते सिगरेट एक हाथ में रहती, और बोले जब से वो आए ना बोले गुंडे लोग को बोले अब डर नहीं लगता मारने का, मार खाने का, बोले बचा लेंगे। बोले ऐसा वो यानी रिक्शा का ड्राइवर बोल रहा था। अच्छा। तो मेरे वालिद मुस्कुरा रहे थे, घर आके बोले बेटा तेरा नाम ऐसा है। बोले मैं बोला हाँ बाबा अब क्या करेंगे। हमारी यानी कि घर में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो हाँ बिल्कुल, यानी कि कभी भी मेरे को मेरे काम से, बल्कि आपको यकीन नहीं आएगा कि जब फसादात हुए थे गालिबन तो सारे कर्फ्यू लग गए थे शहर में और मरीज़ तो थे वहाँ पर, तो मेरी बीवी जो है घर से खाने बनाकर मरीज़ों के लिए भेजती थी और स्टाफ के लिए। हाँ यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि मुझे कभी यानी कि काम से रोका नहीं उसने, उसका सपोर्ट रहा। और मैं कितना भी देर से आऊँ, कुछ भी आऊँ, कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि तुम इतनी देर तक, क्योंकि उनको पता है कि मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ। जी, काम के सिलसिले में देर होती है। हमने ये भी सुना है कि जिस दिन निकाह हुआ तो उसके तुरंत बाद आप हॉस्पिटल जाके एक राउंड भी मार के आए थे, वहाँ दो लोगों ने शर्त लगाई। बिल्कुल मैं और निकाह खानी से जब हॉस्पिटल राउंड लेने के लिए गया ना, दो लोग बोल रहे तो बोला था नाइजन बोले तो उन लोगों ने शायद शर्त लगाई थी, एक बोल रहा था आएंगे डॉक्टर साहब, एक बोला था नहीं आइए उनके साथ ही है बोले। अच्छा हाँ, लेकिन मैं राउंड पर गया था और मेरा ख्याल से आदमी इतना ही कमिटेड होना चाहिए अपने काम के तरीके। बेशक बेशक।
और इतना कमिटेड आदमी रहेगा तो ही कुछ हासिल है, नहीं तो कोई मजा नहीं है। बीच बीच का काम करने में मजा नहीं है। करो तो दिल से करो यार, पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे शो में आप आए सर। और मुझे तो यकीन मानिए सर, मैं उम्मीद छोड़ दिया था क्योंकि बार बार वो हो रहा था ना, मुझे लगा, लेकिन कहीं ये भी एहसास था कि यार मैं कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ सर को यार ना। नहीं, मुझे कभी कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, तुम्हें पता है। मुझे लोग बोलते हैं यार मैं सोचा तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ, मुझे तुम डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा वो आपने बता दिया। नहीं, उसकी वजह है, जब मैं डिस्टर्ब, कोई भी आदमी किसी को कर नहीं सकता जब तक तुम ना अलाउ करो। मैं जब मुझे सोना रहता है, मैं मेरा साइलेंट करके सोता हूँ, तो तुम कैसे डिस्टर्ब करोगे? बिल्कुल। मैं जब ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है, दूसरी तरफ रहता है, कैसे डिस्टर्ब करोगे? मैं जब फुर्सत में होता हूँ तो फ़ोन उठा के देखूंगा, और कोई यानी काम का बंदा होगा तो कॉल बैक कर लूंगा। बिल्कुल। तो तुम मत सोचो कि यार डिस्टर्ब हो जाऊँ, वो मेरा मसला है। ओके, है कि नहीं? अच्छा। मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं होना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हारी बात का बुरा मानना चाहूँगा तो ही मानूंगा, नहीं तो तू लाख सर पड़े, मेरे को फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? तो हर आदमी जो बोलता है ना कि यार वो लोग में बीच में ऐसा हुआ था कि यार कुछ सियासत के ऊपर बात चल रही थी, बोले वो काम करने नहीं देते। मोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम अगर काम करना चाहोगे, सामने वाला काम करने नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी भी चाहत कमज़ोर होगी, कम होगी। इसीलिए अगर आदमी कुछ करना चाहेगा तो यकीनन कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। देर सवेर हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत है करने की तो तुम कर सकते हो। यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि ज़िंदगी में कामयाब होने का क्या फार्मूला है, किस चीज़ को अपनाना चाहिए? पहली बात तो कामयाबी किसको कहते हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कामयाब कौन है जी? क्या बहुत पैसा कमा लेना कामयाबी है? यानी किस चीज़ को कामयाबी बोलेंगे? या गाड़ी बंगला ये कामयाबी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई शख्स जो है मजदूरी करता है, अपने यानी फैमिली का पेट पाल रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है और मुतमईन है उसके ऊपर, है ना, वो कामयाब है। अगर कोई आदमी करोड़ोंपति है, सब कुछ है उसके पास अल्लाह का दिया, लेकिन मुतमईन नहीं है, तो नाकाम है। बेशक। कामयाब कौन है? जो आदमी चटनी रोटी खाता है और मुतमईन सोता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मुतमईन रहता है, वो कामयाब है ना। तुम्हारे पास अरबों पति है, यानी अरबों रुपया कमा लो तुम और मुतमईन नहीं हो, सुकून नहीं है। हाँ, सुकून नहीं, तो क्या फायदे की जिंदगी? तो मुझे और नई जनरेशन से मैं तो ख़ास तौर से हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तालीम के ऊपर तवज्जो दें, तालीम के ऊपर तवज्जो दें। क्योंकि अभी जिस तरीके से हालात यानी मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हमारा जो नौजवान तबका है उसको एजुकेशन में बहुत ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि तुम्हारे पास अगर डिग्री रहेगी तो तुम कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। आज तुम्हारे पास कोई कला है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे सब कुछ छीन ले, यानी अगर हर चीज़ ले ले मुझे, मैं सरवाइव कर लूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, है कि नहीं? कहीं भी जाओगे तो आप यानी ज़रूरी नहीं है कि जो फन है हमारे पास उसके ऊपर तुम जी सकते हो। बिल्कुल। तो ये बच्चे जो हैं अगर ये तालीम को छोड़ेंगे, ये कारोबार देखिए आज कारोबारी हालात कितने ख़राब हैं मालेगांव के, जैसे पावरलूम इंडस्ट्री है सब, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं है ना। तुम बोल नहीं सकते कि कभी ख़त्म हो जाएगी। हमारे नज़र के सामने हमने बहुत सारे शहर के अंदर जो बिजनेस से ख़त्म होते देखे हैं ना। बिल्कुल। मुरादाबाद की पूरे वो बर्तन की जो इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है कि नहीं? बहुत सारी जगहों पर जो इंडस्ट्री थी, लेदर इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। तो ऐसे ही तुम्हारा कारोबार कब ख़त्म हो जाएगा आप नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री या कोई हुनर या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मालेगांव के लड़के जो हैं पूरे इंडिया में हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो डिग्री के बलबूते पर। इंडिया क्या, मैं समझता हूँ वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड में भी। यस बिल्कुल, बाहर भी जाओगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मालेगांव का मिल जाता है। लेकिन तुम पावरलूम वाला बंदा पावरलूम लेकर कहाँ जाएगा? साइजिंग लेकर कहाँ जाएगा? है ना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को तालीम के ऊपर बहुत बहुत ज़रूरत है उसको, बहुत ज़्यादा, और मेहनत करना चाहिए, बेखौफ होकर रहना चाहिए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में अक्सर अफवाह भी उड़ते रहती कि सईद सर इलेक्शन में, सियासत में भी इंटरेस्ट ले रहे, तो कभी ऐसा सोचा सर आपने या आगे कुछ प्लान ऐसा कुछ? देखिए, मेरा बचपन का सपना था मैं बोल रहा हूँ कि यूनियन लीडर बनने का ख्वाब था मेरा।
तो मैं सियासत को एकदम से रूल आउट नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, यानी कि शजर ममनुआ भी नहीं समझता। मैंने इलेक्शन लड़े हैं, कॉलेज में हम लोग कल्चर सेक्रेटरी रहता था, और लेकिन अनअपोज्ड आते थे, ये अलग बात है। अच्छा। क्योंकि तो जब लोग बोलते हैं ना कि यार पार्शलिटी करते हैं लोग, तो मैं बोलता हूँ यार पूरे कॉलेज में 1000-1500 बच्चों में 6 मुसलमान थे। अगर पार्शलिटी करते तो मुसलमान वहाँ यानी सर्वाइव ही नहीं कर सवाल ही सकते। नहीं लेकिन पैदा वहाँ पर किसी मुसलमान का कल्चरल सेक्रेटरी बनना जो है कितना, यानी कि आप इसको कौन से खाने में फिट करो। बिल्कुल। पार्शलिटी नहीं होती है, तुम्हारे अखलाक अच्छे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर गट्स होना चाहिए, सारी दुनिया मानती है। मेरे ख्याल से मौलाना उमर पालनपुरी या किसी ने बोला था कि अगर तुम पायलट बन जाओ जहाज़ के, है ना, तो पूरे जहाज़ का अमला जो है तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा कि ये मरा तो मैं मर जाऊंगा, है कि नहीं। तो तुम पायलट बनो, पायलट यानी जहाज़ का पायलट नहीं, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में जाओ तो वो पोजीशन में रहो कि लोग तुम्हारा प्रोटेक्शन करें कि यार ये मरा तो सब मर जाएंगे, बिल्कुल, है कि नहीं। तो ये पोजीशन में इंडिस्पेंसिबल बना दो अपने आप को, और वो मुमकिन है, और वो सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। Definitely. तुम जानो और मेहनत करो। मेहनत करने के अंदर मैं शाहरुख खान की मिसाल दूंगा। मैं हमारे बॉम्बे में कुछ ताल्लुकात के लोग थे जो सईद मिर्ज़ा, अरे तुम मिलो सईद मिर्ज़ा से आए थे ना, जी जी। तो ये लोगों ने तो उसको इंट्रोड्यूस किया ना शाहरुख खान को। जी। उनकी वाइफ जेनिफर जो है वो हम लोग को बोलती थी कि शूटिंग पे जाते थे, बोले वो फ्रैक्चर के साथ में हम लोगों को रहम आता था कि यार शाहरुख जाने दे, वो बोलता था नहीं शूटिंग चलो, शो मस्ट गो ऑन, यानी शूटिंग करता रहता था फ्रैक्चर के साथ में। बिल्कुल। तो ये ना इतनी मेहनत करता था कि लोगों को आज भी वही कर रहा है। वही आज उसकी एज के अंदर वो कितनी मेहनत करता है, यानी इसीलिए आज वो जो किंग खान जो बोलते हैं बादशाह है, वो इसीलिए सिर्फ मेहनत करता है वो। तो फिर आगे मतलब है सियासत में आने का कोई प्लान है? देखिए उसके यानी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, अभी तो नहीं, क्योंकि इंडियन हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो इतनी ऐसी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि जैसे आज जो मैं सोचता हूँ पता नहीं वो कर सकूँगा कि नहीं, यानी मुमकिन होगा या नहीं। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि यार ये पॉलिटिक्स में शायद मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, और मैं यानी गलत ना करूँगा ना करने दूंगा। जो मिजाज है ना मैं करूँगा ना करने दूंगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है, और ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करती। हाँ, और लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है, और कभी मुझे यानी कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुस्तकबिल में यानी मैं उसको शजर ममनुआ नहीं समझता, और आएंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने शराइत पर आएंगे और अपने उसूलों पर कायम रहेंगे। अगर आना हुआ तो, अगर शहर को ज़रूरत रही और हम लोग मुझे ऐसा लगा कि कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में, तो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा एक वाकया सर जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? और सर्जन जो रहता है ना, वो जब काम पर जाता है ना, तो बॉर्डर के ऊपर फौजी कैसा रहता है, शूट, सारे जज्बात को किनारे रखते हुए, बगैर सोचे वो सिर्फ शूट करना जानता है। तो हम लोग जब ऑपरेशन करने के लिए आते हैं तो कोई जज्बात नहीं रहते हैं अच्छा हमारे, और जब ऑपरेशन हो जाता है और हम लोग सोचना भी नहीं चाहते, उस पहलू के ऊपर सोचना भी नहीं चाहते, हम लोग जो है सिर्फ मशीन बन जाते हैं और सिर्फ काम करना है और हट जाना है उसके बाद। और उसके बाद जो है मेरी ज़ाती कोशिश ये रहती है कि मैं जब हॉस्पिटल से निकल जाऊं तो मुझे याद भी नहीं रही कि मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप मुझे देखे होंगे बाहर तो लगता नहीं होगा डॉक्टर है, कसम खाना पड़ेगी। मैं वही अभी पूछने जा रहा था कि जैसे दिन भर तो आप हॉस्पिटल में रहते हैं, डॉक्टर साहब, सर सर सर, घर जाते हैं तो आप क्या बन के जाते हो? मैं गेट से बाहर निकलता हूँ तो डिग्री वहीं लटका के जाता हूँ ना। अच्छा। बाहर निकलता हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता के साथ वो भी लटका देते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है, और मैं ना याद रखना चाहता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो मैं जैसे तुम हंसते गाते हो यार, रास्ते में चलते हो, बारिश होती हो, हाँ। तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, गाते हो ना जोर से, तो मेरा भी दिल होता है और मैं गाता हूँ। अच्छा। मैं गाता हूँ, घर में भी जाता हूँ तो हंसते हुए जाता हूँ, गाना गाते हुए जाऊँगा। जैसे तुम्हारा एक पेशा है वैसे मेरा एक पेशा, मैं वो करता हूँ। और कोई आदमी मजदूर लोग घर पे थोड़ी लाता है यार, वो छोड़ के आता है ना। तो मैं भी हॉस्पिटल में छोड़कर घर आ जाता हूँ। थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूंगा सर, अगर आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो। शादी पसंद से की थी आपने या अरेंज थी या लव मैरिज? पसंद करके अरेंज करा ली। ये बड़ा शॉर्ट और बहुत स्वीट जवाब दिया जरा आपने। नहीं, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बॉम्बे में पढ़ता था, मेरी एरिया मालेगांव में पढ़ती थी, इसलिए हम लोगों का
यानी मैं जानता भी नहीं था किस खानवादे से हो। अच्छा। हाँ, मैंने इत्तेफाक से उनके भाई से मुलाकात हुई और वैसे हम लोगों को, और अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज से मतलब। मैरिज, क्योंकि अगर होना होता तो कुछ बॉम्बे में होता, वो सब अगर ऐसा कुछ होता तो बॉम्बे में होता, क्योंकि वहीं पूरी जवानी वहीं खराब की जिसको। जी जी। और बीवी से कितना डरते हैं सर आप? जितना हर कोई डरता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, यानी कि कभी ये मामले पे हमारा डिस्प्यूट भी नहीं हुआ कि देर से, क्योंकि मालूम है कि देर से आते तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। फिल्में किस तरह की पसंद है? कौन सी पसंदीदा फिल्म है आपकी? जाने भी दो यार। जाने भी दो यार। जाने भी दो यारों के अंदर जो है वो शायद वाइल्ड फिल्म है जो मैंने एक दिन में 2 मरतबा देखी। अच्छा। हाँ, एक ही हम लोग देख कर जब आए तो इतनी मज़ा आई थी। तो नायर से ही गए थे हम लोग बॉम्बे, तो दोस्तों को बोले कि यार ये अच्छी फिल्म है, तो हम लोग पे कोई भरोसा जल्दी करता नहीं था ना, बोले यार ये लोग फंसा रहे हैं बोले। तो बोले यार मैं साथ में चलने को तैयार हूँ, चल। अच्छा, तो हम लोग दोबारा जाकर वो फिल्म देखे। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर सब सीजन एक्टर्स थे, नसीर था और अदाकारों में सर कौन पसंद है मेल में? ये देखिए, जो अच्छा एक्टिंग करता है मुझे अच्छा लगता है। सब में अच्छी चीज़ें होती है यार, कोई आदमी कंप्लीट नहीं होता ना। दिलीप साहब थे तो कलाकार थे, वो तो इंस्टीट्यूट थे वो तो, खैर उसके बाद में अमिताभ बच्चन ने भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, वो भी अच्छे लगते थे। फिर उसके बाद की जनरेशन के अंदर अभी तो ये नवाजुद्दीन वगैरह जो है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। शाहरुख खान एज एन एक्टर मैंने उसकी ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है, ज़्यादा क्या शायद चक दे इंडिया देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छा रोल किया उसने। और शायद मैं फिल्में ज़्यादा देखा नहीं हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता। बहुत अच्छा स्पीकर है। हाँ, इसमें तो कमाल का स्पीकर है, इसमें कोई यानी कि उससे वाकई में उसके इंटरव्यूज देखो, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो सेंस ऑफ ह्यूमर, विट जो है कमाल का है। यानी अभी इंडस्ट्री में तो एक भी उसके जैसा बोलने वाला वो नहीं बोलता भी है सर, बड़े फख्र से बोलता है कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। नहीं, बराबर है ना, और वो बोलता है और उसको जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई भी ये उसका एटीट्यूड नहीं है। वो बोलता है ये सोचे बगैर अगर तुम उठोगे, यानी सुबह उठता है तो मैं ये सोच कर उठता हूँ ताकि मैं जो सोच रहा हूँ उसके हिसाब से परफॉर्म करता है ना आदमी, कि यार आई एम द बेस्ट। मोहम्मद अली के लिए क्या करता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, वही बोलता था ना, आई एम द ग्रेटेस्ट। और जब तक आदमी तुम ये नहीं सोचोगे तो तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे ना उतना अच्छा। तुम अगर पहले से तुम्हारा एटीट्यूड डिफिटिस्ट एटीट्यूड रहेगा तो तुम डिलीवर नहीं करोगे। तो सुबह उठ के बोलता है आई एम द बेस्ट, तो उसके हिसाब से उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे वो एज ए स्पीकर बहुत पसंद है। और म्यूजिक से दिलचस्पी सर आपको? तुम्हारा गाना सुनता हूँ यार। ये तो आपका बड़ापन है सर। नहीं, आप लोग देखिए, मुझे एक्चुअली तो मुझे अगर किसी चीज़ का खुदा ताला से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह ने बेपनाह नवाजा है मुझे। लेकिन मुझे कभी अगर बोलते कि यार यानी कोई चीज़ का वो, तो अल्लाह ताला अगर थोड़ा सुर दे देता तो और मज़ा आ जाता था। यानी कि मुझे रश आता है जब किसी को देख, मेरा एक वार्ड बॉय है वो गाता है तो मुझे रश आता है। अच्छा सुर में गाता है। अच्छा। तो म्यूजिक किस टाइप का सुनना सर पसंद है आपको? गीत, गजल या जो दिल को छू ले यार। जो हाँ, पहले तो गजलें सुनते थे जी, ज़्यादा गजलें। मेहदी हसन बचपन से जो है भाई लोग सुनते थे, तो मेहदी हसन वगैरह से इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद में यानी ज़्यादातर गजलें वगैरह, और मेरे ख्याल से ये आजकल जो गाने निकले हैं बहुत बोर करते हैं यार ना, उनमें कुछ लिरिक्स होती है ना, यानी सूदिंग लगना चाहिए कि गाने यानी सुनने के बाद आदमी को अच्छा लगना चाहिए। ये तकलीफ देते हैं आजकल। सर, जब ये कोविड का वक्त आया था अपने मालेगांव शहर में, तो उस वक्त क्या हालात थे, मतलब हॉस्पिटल के? आपकी मसरूफियत, मैंने सुना था कि उस वक्त तो डे नाइट, मतलब नहीं, उस वक्त जो है हालात, स्पेशली पहला जो स्पेल था जी, बहुत ख़तरनाक था। बहुत हमारे करीबी लोगों को हमने गंवा दिया उसमें, और इतने बेबस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। कोविड के टाइम पर मेरा भतीजा एक रफ़ीक कलर, यानी हम लोग उसको हमारे सामने जो है घर से निकलता है, आता है हॉस्पिटल के अंदर, और 8 दिन के अंदर उसको चला जाता है। यानी हम लोग कुछ नहीं कर सके, यानी वेंटिलेटर पे डालना और सारी चीज़ें, तो बेबसी की हालात थे वो। ऐसा लगा कि मालेगांव में हॉस्पिटल की कमी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने अपना हॉस्पिटल पूरा जो है कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया, और उसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया, पूरा फ्री ऑफ चार्ज पूरा हॉस्पिटल दे दिया था कोविड के लिए। और उस वक्त मुझे भी थोड़े असरात हो गए थे, और उसी दौरान मुझे
हार्ट के भी इश्यूज आए थे। कुछ रोज मैं पिक्चर से बाहर भी चला गया था। अच्छा। हाँ, और एक वाकया ऐसा भी सुनने में आता है, मक्का मदीना शायद आप हज करने के लिए गए थे 97 वहाँ भी क्या कोई ऐसा हादसा हुआ? वहाँ पर मिना के अंदर आग लगी थी। अच्छा, हाँ हाँ। बहुत बड़ी आग लगी थी, शायद वो तारीखी आग बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जाने गई थी उसके अंदर। तो हाँ, वहाँ का एक वाक़या मुझे थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग मिना पहुँचे, उस ज़माने में एयर कंडीशन नहीं थे। ये खीमे जो हैं वो अपने पहले कैसे मंडप रहते थे रंगीन, वैसे खीमे रहते थे, और एक एक खीमे के अंदर 60, 80, 100 लोग रहते थे, और 2-3 पेडेस्टल फैन चलते रहते थे, गर्मी का ज़माना। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी ये वो बोला, मला यार चल घूम के आते हैं। हम लोग मस्जिद खैफ तक गए, वापस आए और पहुँचे और आग लग गई, और बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो मैं मेरे वालिद को, हाँ, एक हाथ में मेरी बीवी को, दोनों का हाथ पकड़ा और मैं बोला चलो। और हम लोग जो है मस्जिद खैफ गए, और वहाँ मेरे वालिद को मैं बोला अब तुम सो जाओ। और फिर मैं बाकी सामान तो छोड़ दिया था हमने, सिर्फ मेरा एक किट झोला रहता था जिसके अंदर मेरी सारी दवाएं, इंजेक्शन सब उसमें लेकर चलता था, उसकी हिफाजत कर रहा था मैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे शायद। और उसके अंदर यानी फिर हम लोग जो भी, जिसको भी कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, वो सब कर रहे थे। एक वाक़या बड़ा अजीब हुआ कि मस्जिद खैफ में एक कोई फ्रांस का बंदा था गालिबन, वो सिर्फ रो रहा था। अच्छा। रो रहा था उसको, और ऐसा सीना पकड़ के रो रहा है उसको। मैं उसको पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट वाज हैपन, कोई जवाब नहीं देने को तैयार है वो बंदा, बस रोते रहता था। खैर मैंने फिर, मेरे पास फोर्टवेन वगैरह इंजेक्शन वगैरह थे, उसको नींद का इंजेक्शन लगाया मैं और उसको सुला दिए। फिर हम लोग निकले दूसरे मरीजों को देखने के लिए, और जब शाम में वापस हुए और वो जब नींद से जागा तो मैंने पूछा कि नहीं क्या प्रॉब्लम क्या था। तो उसने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों को यानी खीमे में छोड़कर अपनी जान बचाने निकल गया हूँ, और अब मुझे अफसोस हो रहा है। यानी उसके बीवी बच्चों को उसने खीमे में छोड़ दिया और अपनी जान बचा। जाहिर सी बात है, तो जिसको बोलते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम क्या होता है, यानी अपन अभी बोलते हैं ना कि ऊपर महशर में कोई किसका नहीं होगा, यानी कोई किसको, एक तरह की कयामत ही थी वो। कयामत थी, यानी अपने बीवी बच्चों को उसने छोड़ दिया, छोड़कर अपनी जान बचा के निकल गया था, और उसको तकलीफ हो रही थी। तो यानी एक ट्रेलर मैंने देखा है ये कि यानी वाकई में ऐसा अपन आज किसी को बोलो आम हालात में कि यानी अपने बच्चों की जान बचाने का नहीं, अपन ऐसा बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ और हो सकता है। जब आदमी की एकदम जान पर आती है तो आदमी जो है सिर्फ अपनी जान बचाएगा। तो वो एक वाक़या जो है मेरे जहन में जो है महफूज रहेगा। हाँ, एकदम से कभी निकल नहीं सकता वो। और दूसरी जो एक अफवाही है कि लोग समझते हैं कि मुझे सऊदी हुकूमत बुलाती थी उसके बाद हर साल जो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस एक हज करने के बाद में मुझे ऐसा, वालिद का इंतकाल दूसरे साल हो गया ना, इस साल हज किया हम लोग और दूसरे साल इंतकाल हुआ। तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, गालिबन कहीं किताब पढ़ी जा रही, तो मेरे कान में आवाज़ आई कि बेहतरीन है, साल सवाब जो है हज करना है। तो मैं बोला मेरे वालिद के लिए मैं हज करूं। तो फिर उसके बाद मैं हर साल जो है हज पर जाने लगा। अच्छा। सऊदी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था उस वक्त। मैंने जो भी खिदमत की, हाँ, जो ज़रूरी लगा, जो मेरे सामने आया, मेरे बस में जितना था, मेरे पास जितनी दवाएं थी वो सब करते थे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई, तुम अगर तैराक और कोई डूब रहे, तुम क्या करोगे? बचाएंगे, सही है। तो मैं डॉक्टर और मेरे सामने कोई तकलीफ है तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना है। अपने बस में जितना रहता था वो मैंने किया है। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरी उम्र माशाल्लाह 65 साल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर लगते नहीं सर आप, आए कोई एंगल से 70 का लगता हूँ। नहीं 65 के 70 के लगते हो। नहीं, उसकी वजह ये है कि मैंने काम का स्ट्रेस नहीं लिया कभी। मैंने काम को जो है एंजॉय किया है, और जब तुम अपने काम को एंजॉय करोगे तो कभी थकोगे नहीं। बेशक, बिल्कुल है कि नहीं? मैं भी उसी पॉलिसी पे अमल करता हूँ। बच्चे खेलते हुए कभी थकते हैं? कभी भी उनको माएँ बुलाना पड़ता है ना, धूप है, घर में आ जाओ, लू लग जाएगी, लेकिन वो बच्चे खेलते रहते हैं, पतंग के पीछे भागते, उनको न थकन, न भूख, न कुछ एहसास होता है। तो अपना काम जो है उससे इतना प्यार करो और कि उसमें थकन नहीं है। तो मैं, लोग बोलते हैं कि यार 10 ऑपरेशन 15 ऑपरेशन हो गया, थक गए होंगे। बखुदा मैं नहीं थकता हूँ।
बिल्कुल नहीं थकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए घर वाले भी, मैं घर पे जाता हूँ तो हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते जाता हूँ, कभी थका मांदा मुझे नहीं देखोगे। मेरे को एक दफ़े डॉक्टर करवा ने अच्छा याद दिलाया। डॉक्टर करवा ने आप लोगों को पता होगा कि एक दाइम का जब स्टैब इंजरी हुई थी, चाकू मारा गया था, तो मैं ऑपरेशन कर रहा था, तो डॉक्टर करवा आए थे, तो वो देखकर परेशान थे वो, और बाद में खैर मुझे बोल रहे थे फरहानी तेरे को डर नहीं लगता? तो मैंने उसको बोला था कि यार, मैं बोला नहीं। बोले कैसे रे? तो मैं बोला इसलिए कि जब अच्छा होता है ना तो हम क्रेडिट भी नहीं लेते, हम ऊपर ही वाले को देते हैं, है कि नहीं? कि अच्छा हुआ तो मैंने नहीं अच्छा किया, उसने अच्छा किया है, तो इसलिए कुछ बिगड़ेगा भी तो मैं थोड़ी किया, मैं तो अपना काम किया, वो उसकी अल्लाह की मर्जी। अगर कोई नहीं अच्छा होता है तो मैं तुम क्रेडिट जब अच्छा होता है तो खुद लेना चाहते हो, है ना, और जब बिगड़ता है तो भगवान पे, ऐसा थोड़ी चलेगा। बिल्कुल। या तो तुम दोनों रखो, क्रेडिट ले रहे हो ना तो तुम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। बिल्कुल। कि नुकसान किया तो मेरी गलती हुई है। जब हम ऊपर वाले को देते हैं ना तो हमको टेंशन ही नहीं होता है ना। अच्छा हुआ तो उसने किया, बुरा हुआ तो उसने किया, मैं तो मेरा काम किया। और अपना 100% दो। हर एक को कामयाबी मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी, लेकिन तुम अपना 100% दो। डेफिनेटली। रिजल्ट की परवाह मत करो, यानी कर्म किए जा, फल की आशा मत रख, जैसे गीता में भी जैसे बोलते हैं। हमको ये नहीं है, लेकिन यही तो हमारा ईमान है ना, कि यानी फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आखिरी लम्हे तक आदमी को मेहनत करना चाहिए। एक हदीस सुनाई थी शायद, उसका मफहूम ये सुनाया था कि अगर सूर फूंका जा चिको हो और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे हो, और तुम्हारे हाथ में एक फतीला हो, रोप, और इतना वक्त हो कि उसे ज़मीन में लगा सकते हो, तो तुम्हारी कोशिश होना चाहिए कि उसको लगा दो। तो ये अमल करने की इतना प्रैक्टिकल हमारा दीन है कि ना, अगर इतना वक्त है, सूर फूंका आप क्या बचा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वक्त है उसको लगा दो। यानी अमल करने का इतना ज़्यादा हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी, इतना हाइट ऑफ पॉजिटिविटी है ना, कितना पॉजिटिव आदमी हो सकता है। मैं जो बता रहा था कि हम लोगों का दिन भर जो है मरीज़ों के बीच में जो है, इतना ज़्यादा लोगों को लगता होगा ना कि सब तकलीफ़ें आ रही हैं, आहें कराएं हैं, सब सुनने में आते रहते हैं, तो हम लोगों के दिल पर असर होता है। जैसे आप लोग किसी मैयत में जाते हो तो खामखा मुंह उतर जाता है ना, किसी के घर पे जाओ तो आदमी मुंडी उतार के जाता है, क्योंकि उसके असरात होते हैं, माहौल, सब लोग सोगवार रहते हैं, तो तुम्हारे भी। तो अगर दिन भर तुम मरीज़ों को, 100 मरीज़ों को तकलीफ़ में, हर शख्स तकलीफ़ में आता है, तो उसको हर शख्स क्या हुआ, ये दुख रहा, वो दुख रहा, तो उसके असरात हमारे ऊपर भी होते हैं। तो उसको काउंटर करना पड़ता है ना, नहीं तो हम लोग तो एकदम डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो उसको काउंटर करने का दिफाई मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने दिया है कि हम लोग उसका दिफा करते रहते हैं, और वो जो है, इसलिए हम लोग जो है मज़ा जो है उसके अंदर पैदा कर देते हैं कभी कभी, है ना। मैं जो अपना सर्वाइव करता हूँ तो आज उसकी बहुत बड़ी वजह जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट, और दूसरे मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। मेरे जो दोस्त हैं, आप जानते हैं सब, जी जी, है ना, खालिदैन है हमारे, रफ़ीक भाई, शकील भाई, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सब जो है हमारा ग्रुप जो है, ये लोग मेरे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। इनके साथ मिलता हूँ तो दिल खोल के हंसता हूँ, कहीं कहीं लगाता हूँ, है ना, मेरा सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और जब भी हम लोग ऑपरेशन भी मरीज़ों को भी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है चलते रहता है। हाँ, एक मरीज़ा का मैं ऑपरेशन टेबल पे नीचे का सुन था, और ऑपरेशन कर रहे, बात कर सकता है मरीज़, तो मैं गुनगुना रहा था कुछ गज़ल वज़ल। अच्छा। तो मरीज़ा बोलती है, अरे ऑपरेशन चालू, अल्लाह का नाम ले। मेरे को बोलती है, बोला तोरा ऑपरेशन तय ले, मैं खा लूँ। तो ऐसे जो है वाक़यात होते रहते हैं। मैं कभी कभी नोट भी कर लेता हूँ किनारे, यार ये अजीब अजीब, यानी एक बोले घुटने चलने नहीं देते, कमर बोलती लेट मत। ये ऐसा, ये इतना अच्छा मरीज़ लोग बोलते हैं ना, लेकिन बस यही है कि अगर तुम, अक्सर मरीज ऐसे भी आते होंगे ना सर, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, मामला कुछ इतना खास होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। देखो अभी तुम बोल रहे हो ना, तो मुझे याद आया कि एक मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा था, सुन किए थे। अब उसका सुन का सर ऊपर चला गया तो सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बोले यार डॉक्टर साहब, सांस नहीं जा रही है, कुछ करो। मुझे मालूम था क्या हुआ है, और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बोला क्या, ऐसा लग रहा है सांस रुक जाएगी? बोले हाँ ना। बोला कलमा पढ़ लो। बोला कलमा पढ़ लो, ऐसा लग रहा है कि सांस रुक जाएगी तो कलमा पढ़ लो। अरे डॉक्टर साहब वो ठीक है, लेकिन पहले इसका कुछ करो। बोले हम लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा मज़ा लेते रहते हैं। और सर पैसा कमाना कितना ज़रूरी है लाइफ? बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है।
पैसा जो है, क्योंकि मैं जैसा बताया कि कमज़ोर मोमिन से कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है कि नहीं, यानी मजबूत मोमिन रहना चाहिए, वो माशी तौर से हो, जिस्मानी तौर से हो, हर तरीके से उसको मजबूत होना चाहिए। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तुम क्या कर सकते हो? किसी की मदद कैसे करोगे तुम बताओ? बगैर पैसे के तुम मदद कर सकते हो? तुम्हारे मीठे बोल से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, ये है, पैसे के पीछे भाग रहा है, नहीं, पैसा यकीनन कमाना चाहिए, रिस्क के हलाल के पीछे भागना चाहिए, और उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो मतलूब चीज़ है। अपने बीवी बच्चों को रिस्क के हलाल खिलाना तुम पर फ़र्ज़ है, तो उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो तुम्हारे अंदर उतनी करना चाहिए। और पैसे का इस्तेमाल तुम गलत सही कर सकते हो। पैसा बजाते खुद ख़राब चीज़ थोड़ी है कि नहीं? किसी की जान बचा सकता है पैसा, है ना? किसी भूखे की भूख मिटा सकता है, प्यासे की प्यास मिटा सकता है ना? किसी को आप छत दे सकते हो। पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तुम्हारे मीठे बोल से उसका छत थोड़ी मिलने वाली है गरीब को, तुम उसको पैसे ही लगता है ना, तो कहाँ से आएगा? यकीनन पैसा कमाना चाहिए और बहुत कमाना चाहिए, जितना मुमकिन हो कमाना चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से कमाना चाहिए। गलत तरीका अपनाने के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, पैसा कमाने पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, जितना पैसा चाहिए कमाइए। अरे एक आयन रैंड, एक इंग्लिश ऑथर है, उसने तकरीबन 200 पेज के ऊपर खाली लिखी है पैसा। अच्छा। पैसे के ऊपर कितनी मोतबर चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है पैसा, उसके ऊपर 200 सफ़ात लिखी है उसने। तुम उसके अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। पैसा आने के बाद में किब्र नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? और तकब्बुर आने के लिए पैसा भी ज़रूरी नहीं है। कोई गरीब को भी तकब्बुर हो सकता है और एक बादशाह भी जो है मुनकसिरुल मिजाज हो सकता है। पैसे में कोई ख़राबी नहीं है, यानी कि ज़्यादा पैसा आने से तकब्बुर आता है, ये नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से करो और ज़्यादा मेहनत करो। आजकल जो अपने शहर के रोड, सड़कें, बारिश के दिनों में सारी पोल खुल जाती है अपने शहर के जो बारिश का इंतजार कहाँ करती है, वैसी खुल जाती है। हाँ, तो इसके बारे में सर क्या सोचते हैं आप? जैसे अक्सर आप कभी गुजरना होता होगा ऐसी सड़कों पर। बहुत तकलीफ होती है। हाँ, जैसे आप सियासतदान है ना, तो आपका हिसाब सियासतदान की हैसियत से होगा। बेशक। तुम ऊपर तुम्हारा हिसाब वैसे ही होगा। तुमने एक जिम्मेदारी थी, तुमने क्या किया, है कि नहीं? तो इनको भी हिसाब देना पड़ेगा यार। और दूसरी बात ये भी है कि ठीक है, वो लोग नहीं करते, हमारे सियासतदान नहीं करते हैं, और हम लोग जो है शहरियान जो हैं वो भी अपना रोल नहीं निभाते हैं। थोड़ा सा उनको भी अपना रोल निभाना चाहिए, कम से कम अपना आंगन अच्छा रखें। बिल्कुल। पास पड़ोस के अंदर सफाई का ख्याल, सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन पे डाल देते हो। यकीनन उनका रोल है, लेकिन जो है हमारा भी कुछ रोल है ना। अतिक्रमण हम लोग करते हैं, कॉरपोरेशन थोड़ी करती है। आकर हम अपने घर के बाहर बढ़ाते चले जाते हैं, तो किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं। मसरूफियत आपकी बहुत ज़्यादा है, सभी को पता है, तो इसलिए अक्सर जब फ़ोन लगाता हूँ ना तो 10 बार पहले सोचता हूँ कि यार करूँ, फ़ोन नहीं करूँ, पता नहीं ऑपरेशन में होंगे। लेकिन अभी आपने बताया तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। इंशाल्लाह जब कुछ ज़रूरी रहा, कोई भी ज़रूरत रहे तो कभी भी फ़ोन कर सकते हो आप लोग। जो है यानी जो भी शख्स इस शहर का कुछ काम कर रहा है ना, मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। कोई मेहनत करता देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी को गठनी जोड़ते देखता हूँ तो खड़ा हो जाता हूँ, यकीन नहीं आता। मेरे पास वक्त है और किसी को मैं महारत से गठनी जोड़ते देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है देखना, यानी मैं खड़ा रह के देखते रहूँगा कि कितना अच्छा कर रहा है। तो तुम भी जो अपना काम करते हो अकरम, अभी जो पॉडकास्ट शुरू किया है तुमने, बड़ी खुशी होती है कि देखिए आप सिंगर थे, कंपोज़र थे, फिर उसके बाद में तुमने ये सीरियल वगैरह कुछ बनाने लगे, एपिसोड्स बनाने लगे, और उसके बाद में पॉडकास्ट में आए, और इस तरीके से हम छोटे मोटे लोगों को बुलाकर इंटरव्यू में लेने लगे। नहीं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। किसी को भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भी शख्स काम कर रहा है ना, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। और रिकामे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल। मेहनत करो यार, कोई भी फील्ड में। मैंने किसी से, मुझसे गालिबन स्वेस हाई स्कूल में किसी ने पूछा था कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि अगर वो मोची बनना चाहे तो मोची बने, है ना, लेकिन बेस्ट बना। हाँ, ही शुड बी द बेस्ट। तुम जिस फील्ड में जाओ तो बेस्ट रहना चाहिए। डेफिनेटली। सेकंड मत रहो यार, किसी का भी सेकंड नहीं रहो। तो तुम भी जो काम कर रहे हो अकरम,
बेहतरीन काम कर रहे हो। तुमने एक पेशे के तौर पे अख्तियार किया, अल्लाह ताला तुमको खूब कामयाबी दे। आमीन। और मालेगांव के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, और जो लोग भी ये पॉडकास्ट तुम्हारा देख रहे हैं उसको सपोर्ट करें। किस तरीके से सपोर्ट करना मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि तुमको और आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।